हेलो एवरीवन, आई होप कि आपने सेट 1 और सेट 2 के फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से देख लिए होंगे, वीडियोस आपने देख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। एंड आई होप कि आपको फिजिक्स के जो 2 चैप्टर आपके टर्म 2 एग्जाम में आ रहे हैं वो आपको रिवाइज भी हो गए होंगे काफी हद तक। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स अगर रिवाइज हो गए हैं तो अभी हम और देखेंगे क्वेश्चंस सेट 3 के, देन सेट 4 एंड सेट 5, सो दैट कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाए और आपको उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो और आपको लगे अच्छा हमने कुछ क्वेश्चन ही किए थे क्या, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। आ जाइए, हम ये सारे क्वेश्चंस जो है आज सेट 3 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस फिजिक्स के टर्म 2 के लिए हमारे पास आने वाले हैं, सपोज हमारी टर्म 2 में अगर बाई चांस इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि आपने यहाँ देखा था वीडियो में सारे क्वेश्चंस देखे थे जो 2020 में सेट 3 में आए थे, तो अगर आगे आ जाते हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। और नहीं भी आते तो क्या हो गया, चैप्टर तो हम कंप्लीट कर ही रहे हैं ना, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, उससे ज्यादा हम क्या लेंगे। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R। ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गई हमारी। क्या बोल रही है फर्स्ट लाइन, कंफ्यूज नहीं होना, ओनली फर्स्ट लाइन पढ़ो, लिख दो क्या बोल रहा है, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, इसका आंसर देना है। सो ये क्या बोल रहा है, ये इसने आपको दे दी है लेंथ। किसकी लेंथ दी, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है आपके पास, उसकी लेंथ इसने आपको दे दी, दैट इज L। ठीक है, ये क्या है, लेंथ है। चलो मैं इसको लिख देती हूँ, ये आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कहा है, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, तो एरिया कितना हो गया, A हो गया। क्रॉस सेक्शन का एरिया गिवन है, दैट इज A। उसके बाद क्या आएगा, रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, R। भाई रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R, ये हमें गिवन है। ठीक है, जो गिवन है वही पार्ट लेना है, जैसे आप मैथ्स के अंदर करते हो, अगर कोई चीज गिवन नहीं है तो उसको लेना ही नहीं है, और जो चीज गिवन है सिर्फ उसी को लेना है। सो ये चीजें हमें गिवन थी, चलो ये तो हो गया हमारा गिवन वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, एक दूसरा कंडक्टर है भाई, ये जो कंडक्टर था ये लो, ये हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसकी आपको लेंथ दे दी, एरिया दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया। ठीक है, हमारे पास क्या है, अभी एक और कंडक्टर है। ठीक है, एक और कंडक्टर है हमारे पास, वही सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ, एरिया कितना है इसका पता नहीं हमें, ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस। सेम मटेरियल सेम रेजिस्टेंस का मतलब लेंथ सेम होगी, लेंथ क्या हो जाएगी, वही सेम इसकी लेंथ होने वाली है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, तो देखो ये देखो, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, R होगा इसका, लेंथ कितनी होगी, L होगी, जो कि इसकी भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एरिया अभी तक नहीं बताया इसने। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट ऑफ लेंथ 2L इज। ठीक है, सेम मटेरियल का है, सेम रेजिस्टेंस का है, लेकिन लेंथ, अच्छा लेंथ चेंज करिए, चलो लेंथ हम लिख देते हैं 2L है इसकी। इसका एरिया जो है वो आपको फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया क्या होने वाला है। सो जब हम बात कर रहे हैं सेम मटेरियल की, तो सेम मटेरियल है मतलब क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो, हमें पहले इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। सो देखो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, इसमें भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, उसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है हमारा। रो इज द कांस्टेंट, रो इज द कांस्टेंट, तो इसको तो देख के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि इसकी वैल्यू नहीं दी, अरे कांस्टेंट है भाई, क्या वैल्यू देंगे। चलो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R ही है। ठीक है, L हो गया, ठीक है, एरिया इज A, ये भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो रो तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसको छोड़ ही देते हैं हम अभी। अब वहां आ जाते हैं हम कि उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो सिमिलर है, रेजिस्टेंस सेम है, मटेरियल सेम है, बस लेंथ जो है उसको हमने 2L कर दिया, लेकिन एरिया क्या होगा, अब ये आपको बताना है कि एरिया क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला तो वही सेम रहने वाला है, R इज इक्वल टू रो, L की जगह हम क्या लिख देंगे, 2L लिख देंगे, 2L अपॉन A। ठीक है, अगर मैं इस 2 को आगे ले आती हूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 रो L अपॉन A। और अब देखो इस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में क्या कुछ सिमिलर लग रहा है, R इज इक्वल्स टू, तो वहां भी लिखा है R इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखा है, रो L अपॉन A, यहाँ देखो पूरा लिखा है रो L अपॉन A, तो क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये जो लिखा है ना रो L अपॉन A, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, इस R से। अगर इस R से रिप्लेस करेंगे तो हमें पता क्या चला कि इसका जो रेजिस्टेंस है देखो वो डबल हो गया,
रेजिस्टेंस जो था इसका, अब मैंने अगर इसको रिप्लेस किया तो मेरे पास आंसर में क्या आया, रेजिस्टेंस जो है वो 2R हो गया। R जो प्रीवियस वाला था वो उसके सिमिलर रहना चाहिए था, लेकिन ये तो डबल हो चुका है। अब अगर ये डबल हो चुका है तो हमें क्या करना है, सिमिलर बनाना है, सो दैट कि हमें एरिया मिल सके। भाई सिमिलर अगर आपका रेजिस्टेंस है तो एरिया क्या होगा, हमें तो ये फाइंड आउट करना है। अगर मुझे इसको सिमिलर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा। इस 2 को हटाने के लिए क्या करना है, भाई ये मल्टीप्लाई में है और मैं चाह रही हूँ 2 हट जाए, तो कहाँ आना चाहिए, डिवाइड में आना चाहिए। डिवाइड में कब आएगा, जब हम इस एरिया को डबल कर देंगे। अगर मैं इस एरिया को डबल कर देती हूँ, लेंथ ऑलरेडी डबल हो चुकी है, अगर मैं इस एरिया को डबल कर देती हूँ तो क्या मेरा आर सिमिलर होगा, चेक कर लेते हैं अभी। तो देखो आर इज इक्वल्स टू 2 रो एल अपॉन, मैं एरिया को डबल कर रही हूँ तो 2 ऑफ ए हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा रो एल अपॉन ए। आर सिमिलर है, अभी रेजिस्टेंस सिमिलर है, और अगर इसका रेजिस्टेंस सिमिलर है इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एरिया क्या होने वाला है, 2A होने वाला है, मतलब कि एरिया डबल होने वाला है। तो ये लो, ये हमारा क्या हो गया, एरिया डबल हो चुका है। रेजिस्टेंस सेम रहना चाहिए, बस हमें क्या करना था, लेंथ को डबल करना था। अगर हम लेंथ को डबल करते हैं दैट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया को भी डबल करना पड़ेगा, और जब लेंथ और एरिया दोनों ही डबल हो जाएंगे तो हमारे रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। रेजिस्टेंस विल बी सेम एज अ प्रीवियस वन। ठीक है, चलो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ अब आ जाता है इसको, फिर से मैं आपको एक बार इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि किस तरह से आपको ये करना है। नहीं समझ आया तो फिर से एक बार सुन लीजिए। चलिए देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द गिवन पार्ट, ये हमें गिवन था, हमें फाइंड आउट क्या करना है वो भी हम लिख देते हैं, सो दैट कि हमें पता रहे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, किस नंबर पे हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और कौन सी वैल्यू हमें गिवन है। सो लेंथ ऑफ द सिलेंडर गिवन थी, रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर ये भी गिवन है, LRA। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो फाइंड आउट क्या करना है, द क्रॉस सेक्शन एरिया व्हेन लेंथ इज 2L। लेंथ को हमने क्या किया, डबल कर दिया। अब देखो, जैसे ही आप लेंथ को डबल करते हो, फॉर्मूला हमें पता है रो L अपॉन A होता है फॉर्मूला, R रेजिस्टेंस हो जाएगा, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, मतलब कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको दिखाने की जरूरत ऐसे नहीं है, फिर भी दिस रिलेशन से आपको क्या समझ में आया कि वी कंक्लूड दैट द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की। ठीक है, क्यों पता चला हमें, कि R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A है। तो देखो ये ऊपर ऊपर ही है ना दोनों, तो वैसे याद रखना आपको कि ऊपर वाली वैल्यूज जो है अगर सिमिलर है, अगर दोनों ही वैल्यूज, कोई दो वैल्यूज है हमारे पास, अगर वो दोनों ही न्यूमरेटर में है मतलब वो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों ही साथ में डिनोमिनेटर में है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर एक न्यूमरेटर में और दूसरे डिनोमिनेटर में है तो गड़बड़ है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बट ये तो दोनों ही किस में है, न्यूमरेटर में है, तो इसके नीचे कुछ नहीं हो तो क्या आता है, 1 आता है अकॉर्डिंग टू मैथ्स। तो R और L देखो दोनों न्यूमरेटर में है, मतलब R और L क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर मैं एक वैल्यू को बढ़ा देती हूँ तो दूसरी वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं एक वैल्यू को डिक्रीज कर देती हूँ तो सेकेंड वाली वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मैं इसको डबल कर देती हूँ, लेंथ को मैंने कर दिया डबल, तो भाई ये जो आपका R है वो भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना हो गया, डबल हो गया। बट मुझे तो रेजिस्टेंस डबल चाहिए ही नहीं था, मुझे तो रेजिस्टेंस क्या चाहिए, सिमिलर चाहिए। और जब रेजिस्टेंस सिमिलर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इसके नीचे का जो एरिया है उसको भी मैं क्या कर देती हूँ, डबल कर देती हूँ। अगर मैंने एरिया को भी डबल कर दिया तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका सेम रह जाएगा, पहले वाले की तरह ही दूसरे वाले का भी रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the maximum resistance which can be made using 4 resistors each of resistance 1/2 ohm is। आपको क्या बताना है, तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा इन सब से, कि भाई हमारे पास 4 रेजिस्टर्स है, मेरे पास 4 रेजिस्टर्स है। दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टर, इट इज सेकंड रेजिस्टर, इट इज थर्ड रेजिस्टर एंड इट इज फोर्थ वन। ठीक है, ये 4 रेजिस्टर्स है हमारे पास में। अब जब ये 4 रेजिस्टर्स है हमारे पास में, तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंसेस है इनकी वैल्यू कितनी है, 1/2 ओम है। ठीक है भाई, ये 1/2 ओम हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये भी क्या हो गया, 1/2 ओम हो गया, ये भी हो गया 1/2 ओम, और ये वाला भी कितना है, 1/2। ठीक है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। बट अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, कनेक्ट करना है इन सबको, लेकिन हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम आना चाहिए। अब बताओ, रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करने के सिर्फ 2 ही तो तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन इज सीरीज मेथड एंड द सेकेंड वन इज पैरेलल मेथड। जो फर्स्ट वन है सीरीज मेथड और सेकेंड वन क्या है, पैरेलल मेथड है। जैसे ही आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलली ऐड करते हो
तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होता है वो कितना आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सीरीज में ऐड करती हूँ तो सीरीज में ऐड करने से क्या हो जाएगा आंसर, मैं सीरीज में ऐड करने से ये होगा कि सीरीज में अगर आप इनको ऐड करोगे तो सिंपल है, डायरेक्ट ऐड कर दो सबको, बस सिंपल सी बात है। 1/2 किया प्लस 1/2 कर दो प्लस 1/2 कर दो प्लस 1/2 कर दो, मतलब कि सिंपल सी बात है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सिंपल, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/R होगा, 1/R मिलेगा, उसके बाद फिर हमें इसको करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, 1/R मिलेगा, उसके बाद फिर ये रिवर्स हो जाएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, एक तो हमने डायरेक्टली इनको ऐड कर दिया कि ठीक है, इसी जगह मैं लिख देती हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। एक सीरीज के अंदर जब आप इनको ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, ये सबको नॉर्मली ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको पैरेलली ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/R की वैल्यू हमारे पास आएगी, जब इन सबको आप ऐड करोगे इन दिस वे, इन द फ्रैक्शनल वे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा लेस होगा। पैरेलल के अंदर हमेशा जो आंसर होगा वो मिनिमम होगा, सीरीज के अंदर जो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। तो हमें कौन सा चाहिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब हम इसको किस में ऐड करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे। और जब आप इसको सीरीज में ऐड कर रहे हो तो देखो सीरीज में ऐड करते ही क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। इसी को चल लेके हमने इस देखो इस तरह से इनको ऐड कर दिया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। फ्रैक्शंस को ऐड करना आई होप कि आपको आता है, मैथ्स के अंदर सब कुछ पढ़ा है, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। अगर सिंपल वे में अगर मैं देखूं, चलो मैं एक बार इसको प्रॉपरली लिख देती हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि क्या है। हम जस्ट क्या कर रहे हैं, R फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल R फाइंड आउट कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एंड प्लस 1/2, ठीक है। फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो सिंपली अगर हम देखें तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है। अगेन 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है, तो वैसे ही 2 हो गया। बट अगर ऐसे नहीं समझ आता है, डायरेक्टली नहीं कर सकते भाई, ये तो कोई छोटा फ्रैक्शन था, अगर कोई बड़ा फ्रैक्शन आ गया तो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये कि इन सबका लेंगे एलसीएम। जब इन सबका आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 से 2 कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, अगेन देखो 2 1 जा 2 फिर 1 प्लस 2 1 जा 2 1 1 जा 1 होता है, प्लस 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 4/2, 2 से कैंसिल कर दो, दैट्स इट। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये क्या आंसर हो गया, 2 2/1 है, 2 लिख दो इसको आंसर में। तो टोटल हमारा R कितना हो गया है, 2 ओम हो चुका है। अब देखो इसमें ऑप्शन में आपको 2 ओम नजर आ रहा है क्या, ऑब्वियसली आ रहा है, ये रहा हमारा आंसर 2 ओम, ठीक है। इतना अगर सॉल्व नहीं करना है तो आप डायरेक्टली सिंपली इसको बस ये आपने लिखा और अपने माइंड में इसको सॉल्व करो, फटाफट से आंसर लिख दो। लेकिन गलती कहाँ करते हैं हम, गलती यहाँ करते हैं कि हम क्या करते थे, इसको लिखते हैं R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, और ये फॉर्मूला 100% गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसकी जगह पर यहाँ होना चाहिए 1/R, ठीक है। और अगर आप सिर्फ R लिखते हो, इसका मतलब है इसका आंसर आपके पास सॉल्व करने पे आएगा 8 ओम, जो कि हमेशा गलत होगा। इस पे आपको दिया जरूर है, कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दे तो दिया है 8 ओम, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब इनके अंदर आपको रीजन बताना है कि भाई ये जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, अब इनके रीजन क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज आइदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। देयर इज आइदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस, एक कन्वर्जेंस हो सकता है या डाइवर्जेंस हो सकता है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। सो देयर इज आइदर कन्वर्जेंस or a divergence of magnetic field lines near the ends of a current carrying straight solenoid। एक जो current carrying straight solenoid है, सपोज एक current carrying straight solenoid होगा तो ये देखो इस तरह से होगा,
जिसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, बैटरी वगैरह सब कनेक्टेड है। तो ये क्या देखो, ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर क्या हो रहा है, करंट तो फ्लो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर या तो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस होता है, मतलब डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा, सारी की सारी फील्ड लाइंस जो है वो डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है, और कन्वर्जेंस होगा तो ये फील्ड लाइंस बनेंगी इस तरह से। यहां हो गया डाइवर्जेंस, यहां हो गया कन्वर्जेंस, इनके दोनों एंड्स के ऊपर। तो इसका रीजन क्या है, इसका आपको रीजन बताना है भाई। ये तो हमें समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेकिन इसका रीजन क्या है, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है इसके सोलेनॉइड के एंड्स पे, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इसका रीजन क्या है, तो देखो मैं बताती हूँ आपको इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है there is either a convergence or a divergence of magnetic field lines near the ends of a current carrying straight solenoid because the strength of the magnetic field is higher near the poles or end of the solenoid. सोलेनॉइड का जो एंड होता है या सोलेनॉइड के जो पोल्स होते हैं वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हायर होंगी, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होंगी। और वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में क्यों होंगी वो फील्ड लाइंस, तो वो इसलिए होंगी बिकॉज जैसे ही हमें करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात करते हैं, इसका मतलब है कि इस सोलेनॉइड के अंदर क्या हो रहा है, इस सोलेनॉइड के अंदर एक करंट फ्लो हो रही है और उस करंट फ्लो की वजह से ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये जो सोलेनॉइड है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और उस बार मैग्नेट की वजह से ही क्या होगा, भाई बार मैग्नेट है, हमें पता है कि कोई भी एक बार मैग्नेट हो वो हमेशा उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इनके पोल्स पर बहुत ज्यादा होती है। और जब पोल्स पे बहुत ज्यादा होगी तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी यहाँ पर या तो कन्वर्ज होगी या फिर होगी डाइवर्ज, ठीक है। तो सेम थिंग इज विद द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में भी क्या होता है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है और करंट फ्लो की वजह से जब ये सारे लूप्स को आप कंबाइन करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो इसी तरह से बनेगी। और जब फील्ड लाइन इस तरह से बन रही है इसका मतलब ये एक बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट है मतलब कि पोल्स के पास क्या होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और अगर पोल्स के पास स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मतलब कन्वर्जेंस भी होगा और डाइवर्जेंस भी होगा। डाइवर्स कहाँ होगी, फील्ड लाइंस कहाँ से निकल रही है, तो नॉर्थ साइड से निकल रही है, तो मतलब डाइवर्स कहाँ होगी, नॉर्थ साइड से होगी। और कन्वर्ज मिलेगी कहाँ पर जाके, तो सारी की सारी फील्ड लाइंस कहाँ मिलेगी, साउथ पे मिलेगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पर ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सेकंड। द करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब आप करंट कैरिंग सोलेनॉइड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रखते हो, भाई जैसे ही आप इसको फ्रीली रख देते हो तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर रुक जाता है। एक करंट कैरिंग अगर सोलेनॉइड है और अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो, मतलब एक लटका रहे हो, उसको एक धागे से लटका रहे हो, यहाँ पे सोलेनॉइड लगा दिया, ये मान के चलिए कि एक धागा है, एक थ्रेड है, इसको हम एज्यूम करते हैं, यहाँ हमने क्या लगाया, सोलेनॉइड लगाया। और जैसे ही सोलेनॉइड लगा दिया आपने तो क्या होगा, वो सोलेनॉइड घूम के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा। और वो डायरेक्शन कौन सी है, सोचो, वो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों है, तो बिकॉज जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि सोलेनॉइड जो होता है वो सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट काम करता है। और जब वो सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स कि क्या होगा, जैसे कि बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने पर वो घूम जाती है और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकती है, द सेम थिंग इज हियर कि जो सोलेनॉइड होगा अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके ही रुकने वाला है, ठीक है। चलिए आई होप कि ये भी क्लियर है। देखो इसका आंसर भी यही है, द करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिकॉज it behaves like a bar magnet as it aligns itself in the north south direction। ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसको लगता है फील होता है बार मैग्नेट हूँ, क्यों फील होता है, बिकॉज इसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फील्ड लाइंस भी बनती है। चलिए सो द लास्ट क्वेश्चन, इसी का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट है इसके, और भी क्वेश्चन है अभी हमारे पास। सो द बर्न्ड आउट फ्यूज शुड बी रिप्लेस्ड बाय अनदर फ्यूज ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग। अगर कोई फ्यूज वायर है, कोई फ्यूज है, अगर बर्न हो चुका है, मतलब फ्यूज अगर उड़ चुका है आपके घर का, आपकी लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो फ्यूज अगर उड़ चुका है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक आइडेंटिकल रेटिंग का, मतलब उसके सिमिलर रेटिंग का हमें फ्यूज वहां लाके लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपने घर में एमसीबीज नहीं लगाई है ना तो लगवा लीजिए। अगर ये फ्यूज को लेके बैठे रहेंगे तो हमेशा ये फ्यूज चेंज करने में ही लगे रहेंगे। तो जब वो फ्यूज है
अगर वो फ्यूज लगा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सिमिलर फ्यूज लाना पड़ेगा, सेम आइडेंटिकल रेटिंग का फ्यूज लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा आइडेंटिकल रेटिंग का फ्यूज? भाई अगर कम या ज्यादा लाओगे तो सिंपल सी चीज है, वो आपको शॉर्ट सर्किट से तो नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? तो देखो, द burned out fuse should be replaced by another fuse of identical rating, because if a fuse with a defined rating is replaced by one with a larger rating, then the fuse wire will not burn। ऑब्वियस सी बात है। अगर सपोज आपका फ्यूज वायर है, ठीक है, उसको मैंने बोला कि भाई उसके अंदर 5 एम्पियर करंट जो है वो हाईएस्ट जा सकती है, ठीक है, 5 एम्पियर करंट होगी, तो ये जो फ्यूज वायर है ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये जो 5 एम्पियर वाला जो फ्यूज था, इसने क्या किया, ये बर्न हो गया, उड़ गया बेचारा, ओवरलोडिंग हुई तो ये उड़ गया। अब जैसे ही मेरा फ्यूज उड़ा, मुझे यहाँ नया लाना पड़ेगा। अब मैंने नया कौन सा लेके आई, मैं लेके आई 7 एम्पियर का, मैं लेके आई 7 एम्पियर के लिए जो आइडेंटिकल था वो लेके आई मैं उसको। अब 7 एम्पियर के लिए अगर ये एलिजिबल है, भाई 7 एम्पियर की करंट तक ये मेल्ट नहीं होने वाला है, और मेरा जो वायर है जिसके अंदर अभी करंट कितनी फ्लो हो सकती है, 4.8 एम्पियर करंट फ्लो हो सकती है, इससे ज्यादा करंट फ्लो होते ही क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। अब अगर सपोज ओवरलोडिंग हुई, 6 एम्पियर करंट आ गई, 6.5 एम्पियर करंट आ गई, लेकिन मेरा फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये तो 7 एम्पियर पे मेल्ट होने वाला है, तो क्या होगा, ओवरलोडिंग हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लग सकती है। इसलिए फ्यूज वायर जो होता है वो कभी भी लार्जर अमाउंट का, लार्जर रेटिंग का नहीं लाना चाहिए, ठीक है। अब कम रेटिंग का क्यों नहीं लाना चाहिए? तो देन द फ्यूज वायर विल नॉट बर्न इवन व्हेन अ करंट ग्रेटर देन द सेफ लिमिट इज फ्लोइंग। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट और डिवाइसेस विल बी डैमेज। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो आपका डैमेज हो जाएगा। अब सपोज मैंने क्या किया, जो 5 एम्पियर का था मेरा फ्यूज वायर, मैंने क्या किया उसको मैं 2 एम्पियर का लेके आ गई, ठीक है। 2 एम्पियर पे होते ही क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लगाते ही मेल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लगाते ही मेल्ट? तो उसके अंदर करंट तो कितनी फ्लो हो सकती है, 4.8 एम्पियर करंट फ्लो हो सकती है उसके अंदर। मेरा जो वायर है जो इस फ्यूज वायर के आगे कनेक्टेड है, उसके अंदर कितनी करंट आ सकती है, 4.8 एम्पियर करंट आ सकती है। तो क्या उसके अंदर 4.8 एम्पियर करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से नहीं आएगी? आएगी। और जब वो आएगी तो इस फ्यूज वायर के लिए क्या होगा, वो ओवरलोड हो गया। ओवरलोड होते ही क्या होगा, ये फ्यूज वायर फिर मेल्ट हो जाएगा। तो हाथों हाथ एक नया लाके लगाना पड़ेगा। भाई एक तो लाए थे, एक और लाके लगाना पड़ेगा। तो देखो, ज्यादा हुआ तो भी नुकसान है, आपके अप्लायंस डैमेज हो जाएंगे, लेकिन फ्यूज को कुछ नहीं होने वाला है तब तक भी। और अगर कम लेके आते हो तो कम लेके आते ही फ्यूज पहले ही चला जाएगा, ठीक है। एक सेफ जोन में है तो भी वो चला जाएगा। इसलिए फ्यूज हमेशा कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल रेटिंग का होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर है कि फ्यूज जो है वो आइडेंटिकल रेटिंग का क्यों होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर शोन इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन। अब ये जो आपको रेजिस्टेंस गिवन है भाई, एम और एन के बीच में देखो, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, फिर R3 है और फिर क्या है, R4 है, ठीक है। इसके बीच में आपको क्या बताना है, नेट रेजिस्टेंस बताना है कि टोटल M से लेके N तक में कितना रेजिस्टेंस है जो कि करंट के बीच में आने वाला है, ठीक है। चलो, अब ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज भी है और पैरेलल भी है। पैरेलल कहाँ है, तो देखो R3 और R4 किस में है, पैरेलल में है। R1 R2 किस में है, सीरीज में है। अगर मैं R3 और R4 की पैरेलल जो ये कनेक्टेड है, अगर मैं इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेती हूँ तो क्या होगा, वो भी सीरीज में आ जाएगा। M से देखो यहाँ आए फिर यहाँ आए तो ये सीरीज में हो गया, उसके बाद देखो यहाँ आए तो दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही आप पैरेलली इनको कनेक्ट करते हो तो पैरेलल कनेक्शन से क्या होता है, जो आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होता है, अगर आपको नेट रेजिस्टेंस चाहिए तो व्हाट फॉर्मूला विल अप्लाई, द फॉर्मूला विल बी R 1/RP, R पैरेलल ले रही हूँ मैं इसको, इज इक्वल्स टू 1/R, 1 + R2 होता है, बट यहाँ हमारे पास क्या R3 और R4 है, तो ले लो R3 + 1/R4, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है, तो अब हमको ये करना है कि इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कैसे करोगे, ये नंबर्स तो है नहीं जिनको ऐड कर दे हम, तो नंबर्स नहीं है तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन पढ़ा है ना हमने, तो बस फ्रैक्शन की तरह इनको सॉल्व कर दो। 1/RP एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू R3 और R4 का हम क्या कर लेंगे, तो R3 और R4 का हम लेंगे LCM, और जब इनका LCM लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा R3 R4, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब ये करेंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है इसको। जब हम R3 R4 को R3 से डिवाइड करेंगे तो R3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या R4, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दो तो यहाँ हो जाएगा R4 प्लस, अगेन वही है, इससे डिवाइड कर दो तो R4 कैंसिल, R3 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या हो गया R3।
इट विल बी द नेट रेजिस्टेंस। क्या ये होगा नेट रेजिस्टेंस? नहीं, ये 1/RP है। तो इसको फिर से चेंज करो। क्या चेंज करोगे भाई? RP को ही तो फाइंड आउट करना है, तो इसको रिवर्स कर दो। जैसे ही आप इसको रिवर्स करोगे तो यहाँ हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? RP की वैल्यू मिलेगी। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? R3 अपॉन R4 प्लस R3। ये किसकी वैल्यू हुई? R ऑफ P की वैल्यू हुई। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ से अगर मैं इसको बनाऊं तो M से मैं बना रही हूँ इसको, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? वो है R1। ठीक है, देखो चलो मैं इसको सीधा ही बना देती हूँ। अगर मैं इस तरफ से बनाऊं तो देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो होगा R1 हो गया। ठीक है, इसके आगे आए तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है? वो है R2 है। ठीक है, अब जब यहाँ देखोगे, फिर से देखो यहाँ देखोगे तो दोनों को हमने क्या किया? दोनों को हमने सॉल्व करके एक नेट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया, जिसकी वैल्यू क्या है? जो कि है R ऑफ P है। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा अभी वो कौन सा रेजिस्टेंस होगा? R ऑफ P होगा। और ये यहाँ हो गया, ये हो गया N, ये हो गया M। अब देखो M से लेके N तक में 3 रेजिस्टेंस आर देयर, और तीनों ही किस में है? सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है अभी। अब किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। और जैसे ही ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं द फॉर्मूला विल चेंज। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रेजिस्टेंस का। तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस, देखो R1 प्लस R2 प्लस R ऑफ P। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा R ऑफ P। उसके बाद आप R ऑफ P को रिप्लेस कर दो विद दिस वैल्यू। ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग योर फाइनल आंसर। यू विल बी गेटिंग द नेट R, नेट रेजिस्टेंस, जो कि इस सर्किट के अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर ये अभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको इसको अलग स्लाइड पे बता देती हूँ मैं आपको। देखो क्या होगा, फिर से एक बार देख लो। हमारे पास क्या गिवन था? तो हमारे पास गिवन ये था कि भाई ये रेजिस्टेंस है एक R1 जो कि M है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है एक R2। ठीक है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस क्या यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये रेजिस्टेंस कौन सा है यहाँ पर? ये है R3, और यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है? R4। ठीक है, इसके बाद यहाँ हो जाएगा M। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि मैं क्या कर रही हूँ, पहले इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ। जो पैरेलल में है मैं इनको मिला के क्या बनाऊंगी? एक सीरीज में ले आऊंगी। अब जब मैं इनको मिलाऊंगी तो पैरेलल वालों को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होगा, बहुत इजी फॉर्मूला है। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। R3 ये रहा, R4 ये रहा। ठीक है, सॉल्व करा हमने तो हमें क्या मिला था? R4 प्लस R3 अपॉन R3 R4। इसको ऐसे लिखना है R4 प्लस R3 अपॉन R3 R4। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? R ऑफ P की चाहिए। मुझे तो R ऑफ P की वैल्यू चाहिए ना, 1/R ऑफ P की थोड़ी ना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? इसको रिवर्स कर देंगे। जैसे ही हम इसको रिवर्स करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ R ऑफ P। ठीक है, R ऑफ P की वैल्यू क्या हो गई? R ऑफ 3 R4 अपॉन R4 प्लस R3। क्लियर है? ये तो यहाँ तक की वैल्यूज हमें क्लियर है। अब जब यहाँ तक की वैल्यूज क्लियर है तो हमारे पास एक नया सर्किट आ गया। एक नया सर्किट कौन सा हुआ? तो R1 R2 को तो हमने छेड़ा ही नहीं था, वो अपनी जगह पर है। यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस आ गया। उस नए रेजिस्टेंस का नाम क्या है? R ऑफ P इसका नाम है। और इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू है R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। इट इज द वैल्यू ऑफ RP। ठीक है, नाउ M और N के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस है सबके सब अब किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। अब ये सबके सब किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। और जब ये पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर तो सिंपल है, तीनों को एक सीक्वेंस में ऐड कर दो एंड यू विल बी गेटिंग द नेट R। चलिए, सो R1 R2 और RP अब सीरीज में आ चुके हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R ऑफ P। क्लियर है? चलो, R1 एज इट इज रह गया, R2 एज इट इज रह गया, बट वी हैव द वैल्यू ऑफ RP। जब हमारे पास RP की वैल्यू है मतलब हम उसको रिप्लेस जरूर करेंगे, तो हमने RP को रिप्लेस कर दिया विद द वैल्यू ऑफ RP। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 अपॉन R4 प्लस R3। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा कि हमें ये आंसर कहाँ से मिला है। ठीक है, चलो फिर से आ जाओ आप क्वेश्चन पे, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्या थे? पार्ट्स थे। इसको मैं आपके लिए इरेज कर देती हूँ सो दैट कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो बाकी पार्ट्स को पढ़ने में। देखो, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमें मिल चुका है। जब फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल चुका है तो कम टू द सेकेंड पार्ट। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल के लॉ का आपको बताना है कि भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, उसको स्टेट करना है।
तो हमें पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो एक फॉर्मूला बताया था, H is equals to I square RT. इट इज अ फॉर्मूला ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हमें ये फॉर्मूला मिला था। और आपको पता होगा फिजिक्स के अंदर हम फॉर्मूले से ही उसकी डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। देखो आई के स्क्वायर से करना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। अगेन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑल्सो, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑल्सो। हो गई आपकी डेफिनेशन। चलो अब आप इसको लिखोगे कैसे, तो H इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है क्या बताता है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक रेजिस्टर है आपके पास में, उसके अंदर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, भाई हीट है मतलब H हो गया, H is directly proportional to the square of the current for a given resistance। जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है उसके अंदर जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द करंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इसके बाद इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन करंट, जो करंट गिवन है उसके रेजिस्टेंस की भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो H is proportional to, H is proportional to capital R, that is resistance। It is also directly proportional to the time for which the current flows through the resistor। उस रेजिस्टर में से जितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, वो उसके भी H जो है वो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग अ फॉर्मूला फ्रॉम हियर कि H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू T। तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। मिला आपको फॉर्मूला? ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। तो अब आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर पूछे ना कोई तो भूलना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख देना। क्लियर? चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे भी क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है और एक साथ में टॉपिक भी कवर हो रहे हैं आपके। सो द पार्ट सी वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं हम कि क्वेश्चन कहाँ है इसका। देखो, व्हाई वी नीड अ 5 एम्पियर फ्यूज फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। ठीक है, आयरन नहीं है, सर्किट है ये। ओके, क्वेश्चन सी क्या बोल रहा है, व्हाई वी नीड अ 5 एम्पियर फ्यूज फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट आवर पावर एट 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट तो क्लियर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जब हम इलेक्ट्रिक आयरन की अगर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम डोमेस्टिक सर्किट की बात कर रहे हैं, और जब हम डोमेस्टिक सर्किट की बात कर रहे हैं तो भाई डोमेस्टिक सर्किट की बात करोगे तो हमारे घर का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। तो उसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है। तो 220 वोल्ट हमारे घर में आ रहा है, उसमें हमें पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, 1 किलोवाट पावर कंज्यूम हो रही है। अब 1 किलोवाट पावर कंज्यूम हो रही है, 220 वोल्ट आ रहा है, दैट इज ओके। बट हमें 5 एम्पियर का फ्यूज क्यों चाहिए, हमें 5 एम्पियर का फ्यूज क्यों चाहिए? तो फ्यूज किस पे डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ करंट। फ्यूज किस पे डिपेंड करेगा, द अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। करंट कितनी फ्लो हो रही है उस पर्टिकुलर प्लग के अंदर या पर्टिकुलर वायर से, करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो फ्यूज वायर होगा वो उस सर्किट में कितना लगने वाला है। ठीक है, इट विल बी फॉर 5 एम्पियर, इट कैन बी फॉर 10 एम्पियर, इट कैन बी फॉर हायर अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, चलो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो अगेन वही सेम चीज है। पहले आपको क्या लिखना है, द गिवन पार्ट। हमेशा यही करो बच्चा कि जब भी कुछ क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल ना, सीधा गिवन पार्ट लिखो ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि अच्छा माइंड में सीधा स्टक होना चाहिए कि अच्छा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। भाई क्वेश्चन पढ़ के हमें कभी फॉर्मूले याद नहीं आते हैं, मैथ्स में याद नहीं आता तो फिजिक्स में तो कहाँ से याद आएंगे, और जब क्वेश्चन के फॉर्मूले याद नहीं आएंगे तो सॉल्व भी नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, पहले लिखो गिवन पार्ट। तो गिवन में हमें क्या गिवन था, वोल्टेज गिवन था, तो वोल्टेज लिख दो। देखो वोल्टेज कितना गिवन था हमें, वोल्टेज था 220 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज हमें कितना गिवन था, 220 वोल्ट गिवन था। फ्यूज हमें कितना गिवन, फ्यूज के लिए क्या बोल रहे थे, तो फ्यूज के लिए हमें ये बोला गया था कि फ्यूज जो है वो कितना है, फ्यूज कितना लगाया है, 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया है। नाउ द करंट विल बी, देखो हमारे पास पावर भी गिवन थी, पावर कितनी गिवन थी इसके अंदर, देखो 1 किलोवाट पावर गिवन है। अगर 1 किलोवाट पावर गिवन है दैट मीन्स की पावर कितनी गिवन है, 1000 वोल्ट। 1 किलोवाट अगर पावर गिवन है तो कितनी गिवन है, 1000 वोट गिवन है। 1 पावर 1000 वॉट गिवन है। क्यों भाई, बोला 1 किलोवाट ना, 1 किलोवाट, तो किलो जहां पर आएगा वहां क्या होगा, 1000 हो जाएगा। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। ठीक है,
पावर इज गिवन, वोल्टेज इज गिवन। अब फ्यूज वायर किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा फ्यूज डिपेंड करता है करंट पे। जितनी करंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, फ्यूज लगाएंगे, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले करंट, ठीक है। अब सोचो फॉर्मूला क्या होगा, तो P इज इक्वल टू वी आई होता है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, P इज इक्वल टू वी आई। और अगर मुझे I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, तो मैं क्या करूंगी, P को नीचे भेज देते, ठीक है। P को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, और जब P को ट्रांसपोज करेंगे इट्स विल मल्टीप्लाई एंड इट विल चेंज टू डिवाइड। ये चेंज किस में हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सो I इज इक्वल टू P अपॉन V, ठीक है। I इज इक्वल टू P अपॉन V हो गया। नाउ I इज इक्वल टू P की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1000 वॉट अपॉन V इज इक्वल टू 220 वोट। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर दैट इज 4.54 एम्पियर, ठीक है। मतलब उस जो सर्किट की हम बात कर रहे थे, जो हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहे थे, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो हमारी जो करंट फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4.54 एम्पियर। अब मुझे ये बताओ, जैसे ही मैं करंट को इंक्रीज कर देती हूँ, सपोज ऐसा हो गया कि करंट जो यहाँ पे आ रही है 4.54 एम्पियर तो आनी चाहिए, हमेशा आती है। एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पे एकदम से बहुत हैवी लोड आया, और हैवी लोड की वजह से एकदम से इसका जो करंट थी वो इंक्रीज हो गई, और करंट इंक्रीज होती 6, 7, 8 पे चली गई। तो सोचो क्या होगा, घर में आग लग जाएगी, ओवरलोडिंग होगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। तो जो फ्यूज लगा होगा वो करंट के आसपास का होना चाहिए। अगर इसके अंदर आइडियल करंट जो है वो कितनी है, 4.54 एम्पियर है, तो हम अप्रोक्स कितना फ्यूज लगाएंगे, 5 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। कि अगर जैसे ही करंट इंक्रीज होती है, तो जरा सी इंक्रीज हुई 5 तक गई, 0.5 इंक्रीज हुई अभी तो 0.45, 0.46 इंक्रीज हुई, ज्यादा भी नहीं हुई, 0.46 अगर एम्पियर करंट अगर इंक्रीज हुई है, तो क्या होगा, फ्यूज वायर इतने में ही मेल्ट हो जाएगा, कि बेचारा जरा सा करंट इंक्रीज होते ही फ्यूज वायर मेल्ट हो गया। मतलब क्या हुआ, फ्यूज उड़ गया। और फ्यूज उड़ गया इसका मतलब अब एक सर्किट जो था वो आपका ओपन हो चुका है, अब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। भले कितना ही ज्यादा करंट आ जाए, आपके घर के अप्लायंसेस को कोई डैमेज नहीं होगा, ना ही आपके घर को डैमेज होगा, ना ही आपको कोई करंट लगने वाला है, बिकॉज ऑफ द फ्यूज। वो फ्यूज जो है 5 एम्पियर होते ही ऑटोमेटिकली खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खुद को खत्म कर लेगा और आपको बचा लेगा। सो इसीलिए जब भी हम पावर, अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है और पावर अगर हमारी 1 किलोवाट हो रही है, दैट मीन्स कि हम कितना फ्यूज लगाएंगे, 5 एम्पियर फ्यूज लगाएंगे, सो दैट कि वो इजीली आपके जो करंट है वो इजीली उसके अंदर फ्लो होती रहे और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो एक और इसका क्वेश्चन पार्ट एक और है, तो पार्ट कौन सा है, द क्वेश्चन इज का इसी का पार्ट है, व्हाई इज इट impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series। ये इम्प्रैक्टिकल क्यों है, इम्प्रैक्टिकेबल क्यों है, कि अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसको हम सीरीज में ऐड कर देते हैं। सपोज एक सीरीज है, यहाँ पर देखो मैंने बल्ब को ऐड कर दिया, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं हीटर को ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ये है हमारा हीटर और ये क्या है, हमारा बल्ब है, ठीक है। अब अगर मैं सीरीज में ऐड करती हूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो मैं आपको बताया था, जब भी हम किसी भी अप्लायंसेस को सीरीज में ऐड करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो वी हैव अ मेजर प्रॉब्लम, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जितना वोल्टेज इसको चाहिए, हो सकता है कि ये पहले ही उसमें से ले ले तो इसको कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो हमारा हीटर जो है वो काम नहीं कर पाएगा। या ये हो सकता है कि अगर एक ही स्विच लगा, यहाँ पर लगा है क्या स्विच, यहाँ लगा है आपका स्विच, और जब अगर यहाँ स्विच लगा है, इसका मतलब जैसे ही आप इस स्विच को ऑन कर दोगे, और जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ये भी ग्लो करेगा और ये भी अपना काम शुरू कर देगा, और जैसे ही ये दोनों अपना अपना काम शुरू कर देंगे तो क्या होगा, मुझे तो एक की रिक्वायरमेंट थी, दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट एक फालतू में ही चल गया। और मेजर प्रॉब्लम तो यही है, इस स्विच से भी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये ऑलरेडी वो वोल्टेज कंज्यूम कर लेगा, तो उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, तो हमारा हीटर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो हीटर को अगर आपको प्रॉपरली वर्क करवाना है और सर्दी से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को पैरेलली ऐड करना पड़ेगा। चलो, द आंसर इज इट इज impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series because electric bulb and electric heater will not get currents and voltages as per their requirements। इतनी करंट और वोल्टेज जो है दोनों को अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हीटर को कम मिले, या हो सकता है कि अगर हमने पहले हीटर को कनेक्ट किया है उसके बाद अगर मैं बल्ब को कनेक्ट कर रही हूँ, पहले मैंने हीटर को कनेक्ट कर लिया फिर मैं अगर बल्ब को कनेक्ट कर रही हूँ तो क्या होगा, हो सकता है कि हीटर सारा ही वोल्टेज सारी ही करंट ले ले, बल्ब को कुछ मिले ही नहीं।
या ये हो सकता है कि अगर मैं बल्ब को पहले कनेक्ट करूँ, हीटर को अगर मैं बाद में कनेक्ट करूँ, तो इसने कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज लिया, कुछ अमाउंट ऑफ करंट ले लिया, जो रिमेनिंग अमाउंट है हो सकता है कि वो रिमेनिंग अमाउंट हीटर के लिए इनसफिशिएंट है, और अगर वो इनसफिशिएंट है तो ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा, और अगर हीटर आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, इनको सीरीज में ऐड करना है। इट इज एक्चुअली इम्प्रैक्टिकेबल कि हम दो चीजों को एक ही सीरीज के अंदर ऐड कर रहे हैं, इट्स नॉट फिजिबल, कभी भी ये ऐड नहीं होता है। हमेशा हमारे घर के अप्लायंसेस जो होते हैं वो पैरेलली ऐड किए जाते हैं। कभी देखा है क्या एक ही स्विच से हम दो दो चीजें यूज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पावर एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। पावर क्या होती है और एसआई यूनिट क्या है? तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? दैट इज P इज इक्वल्स टू VI। अगर ये पता है मतलब आई नो कि आपको डेफिनेशन भी पता होगी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है तो भी तो पता ही होगा। घर के अंदर कितनी ही बार का हम यूज करते हैं वॉट। बेसिकली तो हम वॉट यूज करते हैं, लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट ही है, पर इसको हम क्या बोल सकते हैं? जूल पर सेकेंड। चलिए, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? इसको आपको डिफाइन करना है, स्टेट करना है इसको। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क और ट्रांसफरिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम। जितनी भी रेट होती है पर यूनिट टाइम में आप जितनी ज्यादा एनर्जी को कर सकते हो, जितनी ज्यादा एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क जितना काम होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? पावर होती है। तो भाई एक फॉर्मूला तो हमारे पास है P इज इक्वल्स टू VI, और ये जो आपकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा? P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर जितनी एनर्जी आप पर यूनिट टाइम में ट्रांसफर करते हो, इट इज कॉल्ड पावर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, और वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। किसका मतलब होगा? वॉट का मतलब होता है। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर। एक टॉर्च बल्ब है, ठीक है, उस टॉर्च बल्ब के अंदर क्या है? उसकी वोल्टेज गिवन है, उसका आपको आई मतलब कि करंट गिवन है। वोल्टेज आपको गिवन है दैट इज 5 वोल्ट, करंट गिवन है, देखो ये मिली एम्पियर में है। आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि हमें हमेशा यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो फिजिक्स है, जहां भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखो। बिकॉज यूनिट्स अगर गलत है इसका मतलब आपका आंसर हमेशा गलत होने वाला है। तो यूनिट्स का बहुत प्रॉपर्ली ध्यान रखें। अगर यहाँ वोल्ट है मतलब कि करंट जो है वो हमेशा एम्पियर में होनी चाहिए, वो मिली एम्पियर में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका एम्पियर में होना चाहिए, तो इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे अभी। चलो, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट डिवाइड इट विथ 1000। So you will be getting your current in ampere. Clear? चलिए, now टॉर्च बल्ब है, उसका आपको वोल्टेज गिवन है, उसका आपको करंट गिवन है। कैलकुलेट इट्स पावर एंड रेजिस्टेंस। पावर भी आपको फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। चलो, अब हम देख लेते हैं कि पावर और रेजिस्टेंस कैसे होगा। तो देखो एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू VI। P इज इक्वल्स टू क्या होता है? VI होता है। देखो यहाँ I कर लेना। P इज इक्वल्स टू क्या होता है? VI होता है, मतलब कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। जितना वोल्ट होगा वो ले लो, उतनी करंट है वो ले लो। सो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 5 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 0.5 एम्पियर। एज आई टोल्ड यू, देखो मिली एम्पियर है, हम क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट कर देंगे एम्पियर में। सो 0.5 एम्पियर हो गया। वोल्ट कितना है? 5 वोल्ट है। तो योर आंसर विल बी P इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? VI। इट इज इक्वल्स टू 5, इट इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल यू विल बी गेटिंग योर आंसर दैट इज 2.5 वोल्ट। क्लियर? चलो देखो, P इज इक्वल्स टू VI, 5 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 0.5 एम्पियर। और आपको पता ही है मैथ्स तो बहुत इजी है, 5 5 25 होता है, एक पॉइंट लगा है तो 2.5 वोल्ट हो गया। इट इज द पावर। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना था? रेजिस्टेंस। जो वोल्ट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, उसके बाद हमें क्या गिवन है? करंट गिवन है। तो सिंपल फॉर्मूला है, ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। अब R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। V की वैल्यू भी है हमारे पास, I की वैल्यू भी है हमारे पास, तो पुट कर दो बस। R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, तो V इज इक्वल्स टू 5, I इज इक्वल्स टू 0.5। सॉल्व इट। पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 10, 5 से 5 कैंसिल, योर आंसर विल बी 10। सो आंसर कितना हो गया? 10 ओम। ओम क्यों लगाया है? बिकॉज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, बिकॉज इट इज ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस की यूनिट भी क्या होती है? ओम होती है। सो 10 ओम इज द आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। सो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स भी अब धीरे धीरे समझ में आने लग गए होंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी। तो चैप्टर तो रिवाइज हो ही रहा है,
साथ ही साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं और जिसको देख के हम घबरा जाते हैं, तो उन सबसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच।